दोस्तों अज मैं तुहाडी एक अजिहे शख्स नाल मुलाकात कराउणा चाहुंदा जो भारत के मीडिया में बहुत वड्डा स्थान रखते हैं तो लंडन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स चों पढ़े ने। मेरी मुराद सिद्धार्थ वरदराजन सर हिंदू के एडिटर रहे ने तो इन्होंने अपना इस्तीफा जो ट्विटर पर पाया सी। आपां उन्हां नाल गलबात करते हैं भी इस पूरे प्रोसैस के पिछे की रहा। सर ट्विटर पर मतलब रेजिग्नेशन देना मतलब हिंदू छड्डना ये पिछे की चक्कर सी? नहीं, हिंदू मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि हिंदू के मालिक जो हैं वो दोबारा अखबार पे अपना कब्ज़ा जमाना चाहते थे। उससे पहले मुझे जब संपादक के रूप में नियुक्त किया गया तो बताया गया था कि हम उसको प्रोफेशनलाइज तरीके से चलाना चाहेंगे। और उस दिन जिस दिन हमने इस्तीफ़ा दिया मुझे ये महसूस हुआ कि जिस तरह से हम अखबार चला रहे थे वो दोबारा मुमकिन नहीं होगा। इसलिए हमने सोचा कि बेहतर यही कि हम निकल जाएं और इससे पहले कि मालिक लोग अपना बयान दे और अपनी सफाई पे कुछ सफाई की अपना लॉजिक दें, हमने कहा कि भाई ट्विटर में ही जो है जल्दी से इसको पब्लिसाइज़ किया जाए ताकि जनता तक ये बात को पहुंचा दिया जाए कि मैं क्यों छोड़ूं। मीडिया का हुण रोल बहुत बदल रहा है। नवी मतलब वेव आई, एक मोदी वेव आई आ, उस तो बाद मीडिया का काफ़ी रूप वो बदल गया, मतलब हिंदू का रूप भी बदलेगा कुछ? ये देखिए, मुझे लगता है कि मोदी के आने के बाद तमाम जो हिंदुस्तान के मीडिया चैनल्स हैं, अखबार हैं, उनके मालिक हैं, उनके संपादक हैं, वो शायद मोदी सरकार के गुड बुक्स में रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि सरकार ये समझे कि उनके ये अखबार उनके खिलाफ लिख रहे हैं या बोल रहे प्रचार कर रहे हैं। इसलिए हिंदू भी एक तरह से उस मीडिया सिस्टम का एक हिस्सा है और मोदी अच्छी तरह से समझ चुका है कि मीडिया को किस तरह से इस्तेमाल करना है, वो कर भी रहा है। तो मुझे लगता है कि मीडिया आज के दौर में जिस तरह से हिंदुस्तान की हकीकत को उजागर करना चाहिए नहीं कर रहा है, वो ड्यूटी अभी तक वो रोल नहीं निभा रहा है। जिमें देखा जा रहा है भी रिपोर्टिंग का पद्धर बहुत चेंज हो रहा, बदल रहा है। मतलब लोग प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करने के किसी मुद्दे बजाय उन्होंने सैल्फियाँ लै रहे हैं। तो मतलब ये सैल्फियाँ लेना है कितने तक जायज़ आ? मोदी साहब जब से प्रधानमंत्री बने हैं तो पत्रकारों का जवाब सवाल नहीं लिया उन्होंने। तो दिवाली के दिन उन्होंने एक फंक्शन आयोजित किया बीजेपी हेडक्वार्टर में, जहाँ पे 150-200 पत्रकारों को वहाँ बुलाया गया। मैं उनमें से नहीं था, लेकिन हमारे मित्र लोग वहाँ पे गए और सुनने में ये आया कि उनसे बजाय ये कि सवाल पूछने का, मोदी ने कहा कि नहीं, मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूँगा। तो सब लोग अपने वो सेल्फीज खींचने में लगे रहे, ये दिखाने के लिए कि हम प्रधानमंत्री के कितने करीब हैं, कितने करीब आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये खटकता है कि भाई पत्रकार का रोल ये नहीं है कि आप पीएम के साथ बैठ के फ़ोटो खींचना है। आपका रोल है कि आप सवाल पूछें, और यदि पीएम आपके सवालों का जवाब नहीं देना चाहता तो इसकी भी रिपोर्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि आपको मौका मिला सवाल पूछने का, आपने नहीं पूछा, पीएम ने जवाब नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं पब्लिक में ये बात जानी चाहिए जो नहीं गई। मतलब जो उस फंक्शन के विच होया, मतलब वैदिक साइंस दिखाई गई, एक गणेश की सर्जरी का मुद्दा आया, मतलब ये तो साइंसदानों का कोई सवाल नहीं आया, ना उन्होंने कुछ प्रोटेस्ट किया। मतलब वो वैदिक साइंस की है? देखिए, मोदी साहब तो जिस विचारधारा से आते हैं वो आरएसएस से उनका नाता सीधे तौर पे है। और रिलायंस अस्पताल के फंक्शन में, वो अलग फंक्शन था, उस फंक्शन में जब उन्होंने ये बात कही कि गणेश जी प्लास्टिक सर्जरी का एक नतीजा है, मतलब कि उन पर प्लास्टिक सर्जरी किया इसलिए इंसान के शरीर पे हाथी का जो है सर लगाया गया, तो पहले तो हमको लगा कि ये मजाक कर रहे हैं, लेकिन ना वो हंसे और ना ही मेम्बरान जिसमें डॉक्टर बहुत सारे शामिल थे, ना वो हंसे, जिससे मुझे एक तरह से भय मुझे महसूस होने लगा कि भाई ये क्या हो रहा है कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर वाकई इस चीज़ में विश्वास करता है। और अगर प्राइम मिनिस्टर इन बातों में विश्वास करता है कि भाई हिंदुस्तान में प्लास्टिक सर्जरी हमेशा रहा है, तो वैज्ञानिकों का फ़र्ज़ नहीं बनता कि ये कहने के लिए कि भाई ऐसा मत बोलिए, कि साइंटिफिक हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि आप एक साइंटिफिक टेम्पर को कल्टिवेट करिए, एक रैशनैलिटी होनी चाहिए। तो अगर पीएम से लेके डाउन ये मैसेज जाएगा कि साइंस और रैशनैलिटी की ज़रूरत नहीं है और आप जो है सुपरस्टिशन और इन चीज़ों में विश्वास कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि भारतीय साइंस की बहुत बुरे वक्त आने वाले हैं। एक गल होर जी, मतलब जिमें कि देखण जा रहा जिन्होंने भी हुण तक, चाहे वो हरतोष बल हो कुछ भी
ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲਫ ਸੈਂਸਰਡ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਿਊਜ਼, ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ। मतलब ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? जैसे हमने कहा कि जर्नलिज्म एक बुरे दौर से गुजर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है कि मालिक और संपादक दोनों अभी मोदी जो गवर्नमेंट है इस देख रहे हैं कि भाई इसकी रिएक्शन क्या होगी। गुजरात में जिस तरह से मोदी साहब ने मीडिया के साथ रिश्ते बनाए, उससे जो है सीख के हमारे जो आज के जो मीडिया मैग्नेट्स हैं, मीडिया के जो ओनर्स हैं, वो नहीं चाहते कि मोदी को क्या बोलते हैं कि एक तरह से उनको क्रोधित किया जाए या वो गुस्सा हो जाए उनसे। इसलिए बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो ठीक तरह से रिपोर्ट नहीं की जा रही हैं या जितनी अहमियत उनको मिलनी चाहिए नहीं मिल रही है। तो मुझे लगता है कि ये एक कठिनाई, एक प्रॉब्लम है भारतीय जर्नलिज्म में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में ये कहर जो है ये हटेगा और हमारे अखबारों में और टीवी चैनल्स में दोबारा जिस तरह की क्रिटिकल रिपोर्टिंग होनी चाहिए दोबारा होगी। लेकिन फ़िलहाल जो है ये सब नज़र नहीं आता। मतलब जो लोग पत्रकारी की पढ़ाई कर रहे हैं ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ टिप्स ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ? मतलब ये देखिए, टिप्स तो सीधे तौर पे ये है कि आप सच्चाई के रास्ते को आपने इख्तियार किया है, उस पर आप डटे रहिए। आप चाहे कोई आपका आर्टिकल छापे या ना छापे, आपने तो सच्चाई लिखनी है। और आज इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे ऐसे तौर तरीके हैं जिससे आप लिख सकते हैं, अपना प्रचार कर सकते हैं, ब्लॉग्स खोल सकते हैं, ट्विटर, फेसबुक वगैरह। तो इनका आप भरपूर इस्तेमाल कीजिए। लेकिन एक प्लेटफॉर्म पाने के लिए अगर आप अपने ज़मीर से समझौता करेंगे तो आप कभी पत्रकार नहीं बन पाएंगे। और मेरी सलाह यही है कि आप, अगर आपने पत्रकारिता का रास्ता चुना है तो उस पर लगे रहिए। और मुझे लगता है कि पब्लिक, जनता जो है वो सच्चाई मांगती, ईमानदारी मांगती है। और कहीं ना कहीं आपके काम में अगर ये चीज़ उनको मिलेगी तो आपको ज़रूर जो है एज अ जर्नलिस्ट लोग मानेंगे।